अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हो या फिर खुद आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो वाले केस में जनरली हम ये देखते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढा जाए। अंडर वैल्यूड स्टॉक हो मतलब ऐसा स्टॉक के जो अभी तक लोगों की नज़र में नहीं आया है लेकिन फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। जनरल आइडिया यही होता है कि ऐसा स्टॉक ढूंढा जाए जिसको अभी किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है, ना ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और वो स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स माने बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके बारे में ही कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में ये वीडियो में बात की जाएगी। खास तौर पे मैनेजमेंट के लिए आपको क्या देखना है। मैनेजमेंट आप देखोगे तो मीन स्टॉक पिक करना है तो उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, जहाँ पे आपको हिंट मिलती है कि ये वाला स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है। मीन्स कई सारे पैरामीटर्स हैं एक अंडर वैल्यू स्टॉक को पिक करने के लिए, और वो पैरामीटर्स में से मैनेजमेंट भी है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का मैनेजमेंट, वो कंपनी का मैनेजमेंट क्या है। ओके, वो भी एक हिंट देता है आपको कि इसे अंडर वैल्यूड कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर ये समझ लीजिए कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, ये चीज़ें आपको देखनी है। फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस चेकलिस्ट यहाँ पे बताया गया है, जिसमें बताया गया मैनेजमेंट मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी स्कैम्स और फ्रॉड। किसी भी स्टॉक पे आप काम कर रहे हो तो आपको देखना है, कई सारे मीन्स टूल है हमारे पास यूज करने के लिए, जिसमें से एक टूल है वो मैं आपको यूज करके भी बताऊंगा। ओके, तो पहला जो चेकलिस्ट है वो ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट किसी भी तरह के स्कैम या फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट किसी भी तरह के स्कैम या फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो वो वाले स्टॉक को आपको साइड पे रखना है, उसमें काम ही नहीं करना है। और वो आपको सिंपली ढूंढना है, किसी भी कंपनी पे आपको काम करना है या एनालिसिस करना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा कि वो स्टॉक्स में कितने फ्रॉड हुए हैं या स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं। जैसे इंडिया टाटा ब्रांड है तो टाटा के साथ टाइटन कैसे जुड़ा, तो जस्टिस देसाई की जो हिस्ट्री है वो पढ़िए आप कि जस्टिस देसाई कहाँ से टाटा में से कैसे आए। वो टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, वो उनका एक टाटा का एक विंग है उसमें काम कर रहे थे। तो ये अच्छी चीजें जो है वो मैं बता रहा हूँ। स्कैम वगैरह बारे में मैं नहीं बताऊंगा, कौन सी कंपनी वो आपको ढूंढना है, लेकिन गूगल पे मिल जाता है। नाम लिखोगे कंपनी का तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। ओके, तो पहला देखना है इसके स्कैम के फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ओके, तो एचडीएफसी बैंक की भी बात कर लेते हैं जो अच्छी कंपनीज है। ओके, एचडीएफसी बैंक के बारे में देखिए कि हसमुख देसाई उन्होंने कैसे एस्टेब्लिश किया था एचडीएफसी को। ओके, केतन पारेख उनके साथ जुड़े थे जो उनके आई थिंक उनके भतीजे थे। ओके, और कैसे उन्होंने काम किया, कैसे डेडिकेशन था, तब जाके एचडीएफसी बैंक यहाँ तक ये वाले लेवल पे पहुंचा है। तो वो टाइम पे अगर किसी ने बढ़िया फंडामेंटल एनालिसिस किया होता मैनेजमेंट को लेके तो उनको ज़्यादा देखना नहीं रहता, क्योंकि मैनेजमेंट कई सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। मैनेजमेंट ही बता देता है, आई थिंक 50 to 60% तो वहाँ पे ही काम हो जाता है कि ये स्टॉक में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उनका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह भी देखना रहता है, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है वगैरह। तो ये भी देखना है आपको। किसी और वीडियो में वो भी बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह कैसे देखना है और कुछ रेशियोज को आपको कैसे पढ़ना है। अभी के लिए मैनेजमेंट के लिए बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक भी एक बढ़िया स्टॉक है, लेकिन देखिए आप उसका जो प्रीवियस डेटा है, उसका जो फंडामेंटल है, मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें देखिए आपको पता चलेगा। वैसे ही जी एंटरटेन के सुभाष चंद्र का रिकॉर्ड भी देख लीजिए। ओके, देन हमारा राजा बैटरी, ओके, गुली जगदेव, ये भी आप थोड़ा देख लीजिए क्या है। ओके, तो ये आपको देखना है। अब मैंने कुछ स्टॉक आपको जो दिमाग में आए वो बोल दिए, लेकिन कोई नया स्टॉक है या फिर कितने वक्त से चल रहा है और आप उसमें काम करना चाहते हो तो देख लीजिए एक बार कि मैनेजमेंट क्या है उनका, कैसे काम कर रहा है। ओके, कोई स्कैम या फ्रॉड है कि नहीं है वो पहले देख लेना है। तो वो चेकलिस्ट में पहला जो पॉइंट है वो है कि फ्रॉड या फिर किसी भी तरह के स्कैम में कंपनी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए या उनका मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
ओके, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट माने डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो वो आपको देखना पॉलिटिकल उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मेरा मानना है कि अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है तो फ्यूचर में स्टॉक को नुकसान हो सकता है, उसे अंडर वैल्यू तो नहीं कंसिडर कर सकते। अदरवाइज डिपेंड करता है। ओके, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से ये एक पैरामीटर मेरा मानना है कि ये चेकलिस्ट में होना चाहिए कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल सिनारियो जैसे चेंज होता है तो वो स्टॉक पे इम्पैक्ट करता है। ओके, तो वो थोड़ा ये देखने वाली चीज है। देन तीसरा जो चेकलिस्ट में पॉइंट है वो है मैनेजमेंट मस्ट नॉट हैव प्लेस्ड सैड। प्लेस हम बोलेंगे तो मतलब आपके पास कोई मूवेबल एसेट है और मूवेबल एसेट आप किसी को देते हो और उस पर बोरो करते हो। ओके, एक तरह से लोन लेना, लेकिन कोलेटरल क्या होगा, आपके पास जो मूवेबल एसेट है, जैसे गोल्ड आप रखते हो तो गोल्ड को आप प्लेज करते हो और आपको लोन मिलता है, वैसे ही सिक्योरिटीज भी एक तरह के एसेट है। और किसी कंपनी के मैनेजमेंट ने प्लेज किए हुए है शेयर जो है, वो शेयर आपको कुछ टूल मैं अभी बताऊंगा आपको कौन से वाला टूल है जो आप यूज कर सकते हो। तो वहां पे आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट ने या फिर कंपनी ने कितने अपने जो सिक्योरिटीज है, अपने स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स को प्लेज किया हुआ है। ओके, तो उसे पता चलता है कि इनके ऊपर उधारी कितनी है, जो अपना खुद का एसेट दे के उधारी खड़ी की है। तो मेरे हिसाब से प्लेज नहीं होनी चाहिए, स्टॉक प्लेज ही नहीं होनी चाहिए। ओके, वैसा कोई स्टॉक ढूंढना है आपको। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट मस्ट नॉट टेक डिसेंट सॉरी मैनेजमेंट मस्ट टेक डिसेंट रेम्यूनरेशन फ्रॉम कंपनीज नेट प्रॉफिट। कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट होता है, वो नेट प्रॉफिट के एक स्पेसिफिक परसेंट, 10 से 11% हो सकता है। ओके, उतना रेम्यूनरेशन होना चाहिए कंपनी के जो की पर्सन है। ओके, की पर्सन जैसे अभी मैंने बात की थी, तो अगर एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी इवॉल्व हुआ था, तो केतन पारेख का रेम्यूनरेशन आप देखोगे तो वो काफी कम था। अभी एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं है परसेंटेज, लेकिन काफी कम था। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वो मैच करता था कि उन्होंने काफी कम रेम्यूनरेशन लिया था, जहाँ पे ये नजर आ रहा था कि इनका जो मैनेजमेंट में जो बंदे खड़े हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, वो काफी कम पैसे ले रहे हैं, उनका डेडिकेशन कंपनी के टुवर्ड्स ज्यादा था। तब जाके ये एचडीएफसी अब नंबर वन बैंक हुआ है। ओके, नंबर वन प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो नंबर वन बैंक क्यों कहा जाता है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन, आरबीआई के गवर्नर ने भी एक बार बताया था कि बैकबोन के लिए एसबीआई है, एचडीएफसी है, और एक और बैंक है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। ओके, तो ये बैकबोन है ओके इंडिया की इकोनॉमी के। तो वो एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी इतना आगे कैसे बढ़ा, वो आप केतन पारेख या हसमुख पारेख की वो पूरी हिस्ट्री, वो स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये। तो मैनेजमेंट काफी इम्पेक्ट करता है। पांचवा टॉपिक है मैनेजमेंट मस्ट हैव गुड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो बंदे काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़े, उनका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो कंपनी का जो काम है उस फील्ड से जुड़े हुए अच्छे एक्सपीरियंस होने चाहिए। जैसे मैंने बताया था, आप जस्टिस देसाई की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जिन्होंने टाइटन लेके आए थे। टाइटन जो वो टाटा में ही काम कर रहे थे, फिर टाइटन का कॉन्सेप्ट तमिलनाडु में ही इवॉल्व हुआ। और जब एचएमटी कंपनी थी उसके साथ उनका कंपटीशन था, जो स्टेट ओन कंपनी थी। ओके, उसके साथ उनका कंपटीशन था, और वो उसमें से कैसे ही उन्होंने इवॉल्व किया टाइटन को, टाटा इन तमिलनाडु बोला जाता है। तो टाइटन को कैसे लेके आए, मोजार्ट का उन्होंने जो सिम्फोनी यूज किया था, आपने अगर पुरानी 90s में उनकी एड देखी हो अगर टाइटन की, तो वो कैसे मीन्स एक मैनेजमेंट का बंदा ये सारी चीज एडवर्टीजमेंट को या मार्केटिंग को लेके भी कैसा डेडिकेटेड था। तो मोजार्ट का वो सिम्फनी उसने यूज किया, और टाइटन को मीन्स कैसे लोगों को इम्पेक्ट किया जा सकता है नई चीज लाके, तो टाइटन को उन्होंने अच्छे से एस्टैब्लिश भी किया, इवॉल्व किया। ओके, अभी भी आप देखोगे तो आलिया भट्ट की अभी भी ऐड आती है जिसमें वही वो टाइटन का मीन्स, वो देखिए उनका ब्रांडिंग कैसे है। ओके, तो वो लेके आए थे जस्टिस देसाई। फिर 1994 में 1984 में टाइटन आया था, जब राजीव गांधी के साथ जुड़ के उन्होंने काम किया था। थोड़ा
मीन्स पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन वो कैसे काम करना है, मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे काम करना है, वो थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है। 1994 में जब तनिष्क, जो तनिष्क नाम था, तनिष्क, तो वो छोटे छोटे आइडियाज कैसे, ये जो मैनेजमेंट पर्सन होते हैं उनके आइडियाज क्या होते हैं। एक वक्त ऐसा था कि टाटा को एक तरह कंपनी का जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें से लॉस हो रहा था, लेकिन ये जो ब्रांड की थी, खड़ी की थी उन्होंने, टाइटन, टेनिस, तो वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट। टाटा की ब्रांड माने टाइटन का ही वेंचर था तनिष्क, लेकिन कैसे कैसे वो जो ब्रांड थी वो सेकेंडरी जो एक्टिविटी थी वो उसको सपोर्ट करती थी, मीन्स उनके जो प्रॉफिट वगैरह ये बैलेंस शीट का थोड़ा हिस्सा था, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो वो भी कुछ चीजें देखी थी कंपनी ने, और फिर वहां से आया तनिष्क। तनिष्क, ओके। बॉडी पे सोना मतलब उसका ये होता है, तन मीन्स बॉडी, और निस का मतलब होता है सोना, ओके। तो ये कैसे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, तो ये चीजें थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं बोलूंगा जो जस्टिस देसाई था उनका अच्छा एक्सपीरियंस था। एचडीएफसी में बात करें तो हसमुख पारेख, केतन पारेख का कितना यर्स का वो जो फाइनेंशियल फील्ड है उसका एक्सपीरियंस था उनको। केतन पारेख बाहर आउट ऑफ इंडिया काम करते थे और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो ये चीजें देखनी चाहिए। अच्छा, छठा जो पॉइंट है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बोर्ड मस्ट नॉट बी कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेंबर्स। मैनेजमेंट बोर्ड, कंपनी का जो बोर्ड होता है वो फैमिली मेंबर कंट्रोल नहीं करने चाहिए। जो भी कंपनी है, वो कंपनी जो ओन करता है उसकी फैमिली कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, अगर है तो भी काफी कम पोर्शन होना चाहिए, उनका हिस्सा होना चाहिए मैनेजमेंट में, तब जाके जेन्यून डिसीजन लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, फैमिली अगर इन्वॉल्व होती है तो फैमिली इश्यूज भी रहते हैं, फैमिली इश्यूज फिर बिजनेस में भी आते हैं, ओके। तो ये थोड़ा इम्पैक्ट करता है बिजनेस को, और वो स्टॉक पे ये इसका इम्पैक्ट रहता है, और हो सकता है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको इससे मुनाफा कम हो, या फिर लॉसेस भी कंपनी करती है कई बार। तो जो ओन करता है कंपनी, उसका फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट काफी कम होना चाहिए, तब वो स्टॉक अच्छा आपको मीन्स मानना चाहिए। और भी पैरामीटर आपको हालांकि देखने चाहिए, ओके। देन मैनेजमेंट मस्ट अचीव द टारगेट विच दे टॉक अबाउट इन कॉन्फ्रेंस कॉल एंड प्रेस रिलीज। कई बार कंपनीज के जो एनुअल रिपोर्ट होते हैं, वो एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट में ये सारी चीजें होती है। कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, आपको ऑडियो वगैरह भी मिल जाते हैं, अब तो ब्रोकर्स ही अवेल करवा देते हैं। तो कॉन्फ्रेंस कॉल देखे, प्रेस रिलीजेस देखे, जिसमें कंपनी क्या प्रोमिस कर रही है, कंपनी क्या बता रही है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या वो टारगेट अचीव होते हैं, या प्रीवियसली आपने कॉन्फ्रेंस देखे कुछ महीने पहले की, और वो देखिए कि कंपनी ने इस पे काम किया है क्या। अगर काम हो रहा है तो वो अच्छा स्टॉक है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, सेल्स भी उनका बढ़ रहा है, कुछ जो रेशियोज है वो भी अच्छा इंडिकेशन देते हैं, वो कोई और वीडियो में हम बात करेंगे, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह। अभी मैनेजमेंट के लिए बात करना है, तो देखिए कि मैनेजमेंट जो प्रोमिस कर रहा है वो निभा रहा है क्या। अगर ऐसा है तो भी वो स्टॉक अच्छा है। तो ये कुछ चेकलिस्ट थी, 7 चेकलिस्ट हमने आपके लिए रखी हुई है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स हो, आप एनालिसिस कर रहे हो स्टॉक्स का, तो भी आपके लिए ये चीजें जरूरी है। कई और पैरामीटर्स भी है, लेकिन ये एक फर्स्ट चीज है जो आपको देखनी है। तो ये वीडियो में हमने आपको बताया कि मैनेजमेंट का अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो क्या क्या चेकलिस्ट होने चाहिए, वो आपको देखने हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।